नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है बच्चों में संक्रमण, लक्षण, कारण और बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर वेद प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। दर्शकों, संक्रमण जो है ये छोटे बच्चों को बहुत जल्दी होता है और जितनी जल्दी होता है उतनी तेजी के साथ ये फैलता भी जाता है। हमारी जरा सी भी अनदेखी उनके स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उन्हें संक्रमण से बचाएं और उन लक्षणों और कारणों को जानें जिससे उन्हें बचाया जा सकता है। तो इस संबंध में अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-22055756, 0522-2288-698, 0522-4015-988। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें और प्रश्न को संक्षिप्त रखें। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ हमारे कुछ आमंत्रित दर्शक भी हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप भी अगर डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्योंकि हमारा विषय ही बच्चों के संक्रमण से जुड़ा हुआ है, तो ये संक्रमण किस तरह से हो जाता है बच्चों को? बच्चों में संक्रमण के कई कारण हो सकते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना, क्योंकि बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है जी। जीवन के पहले साल में ही कई संक्रमणों के कारण। तो सबसे पहले तो संक्रमण बच्चे में जन्म के दौरान जो प्रसव का प्रक्रिया होती है उसके दौरान अगर साफ़ सफाई नहीं रखी गई है, जैसे कि नाल काटने के लिए नए ब्लेड का इस्तेमाल या साफ स्टेरिलाइज ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया गया, या साफ जगह साफ बिस्तर पे प्रसव नहीं कराया गया है, तो उस प्रसव के दौरान ही बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है जो उसके लिए घातक हो सकता है। इसी प्रकार से अगर माँ को कुछ बीमारियाँ होती हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी या रूबेला, जर्मन मीजल्स, तो माँ से बच्चे को ये संक्रमण मिल सकता है। और इसके बाद जो है जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, खाना पीना शुरू करता है, तो खाने का अगर उसमें साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है, हर बार खाते समय बच्चे को खिलाते समय हाथ साफ नहीं किया गया है, या फिर जो खाना पीना दिया जा रहा है प्रदूषित है, या फिर बच्चा गंदे वातावरण में रह रहा है, जो लोग बीमार हैं किसी संक्रामक बीमारी से उनके आसपास रह रहा है, तो उसको संक्रमण के काफ़ी चांस रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों से मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पहली बात तो साफ़ सफाई का ध्यान रख के संक्रमण से बचाया जा सकता है। और दूसरा जो हमारे पास बहुत बढ़िया तरीका है वो ये है कि अधिकतर जो खतरनाक बीमारियां हैं बच्चों में होती हैं उनसे बचाव के लिए टीके उपलब्ध हैं, तो बच्चों का समय से टीकाकरण करा के भी उनको खतरनाक बीमारियों से बचा सकता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं लखीमपुर खीरी से, रामेंद्र प्रसाद द्विवेदी जी। हेलो। हाँ जी। जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। अपना प्रश्न पूछिए। अपनी टीवी सेट का रामेंद्र जी वॉल्यूम कम कर दीजिए। अच्छा जी जी, वॉल्यूम कम कर दिया जी, प्रश्न पूछिए। हाँ, ये बच्चों को संक्रमण रोग जो हो जाता है उसके बारे में बता दीजिए। जी रामेंद्र जी, हाँ, संक्रामक रोगों के बारे में ही हम लोग चर्चा करने के बैठे हुए हैं। अभी जैसा मैंने बताया कि कई कारण हो सकते हैं संक्रमण के, और उसके जो तरीके हैं, एक तो साफ सफाई का ध्यान रखना और दूसरा बच्चे का नियमित रूप से टीकाकरण कराना। तो अगर हम टीकाकरण कराते चलें तो जितनी खतरनाक बीमारियां बच्चों को होती हैं, वो टिटनस, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा, जर्मन मीजल्स, निमोनिया, डायरिया, इस तरह की बहुत सी बीमारियां जो हैं उनसे हम बच्चों को बचा सकते हैं। और इसके बारे में भी हम लोग और जानकारी जी बिल्कुल अभी और बातचीत करेंगे। और डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदकिशोर मिश्रा जी हमसे जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ नमस्ते मैडम, मैं नंद स्वरूप हूँ। हाँ जी, नंद स्वरूप जी। हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो संक्रमण होता है, जैसे सांस लेने में कठिनाई होती है, स्तनपान न कर पाना, पीलिया, बुखार, दस्त लगना, दौड़ना पड़ना, आंखों में लालनी जैसा ये संक्रमण है, या कोई जन्मजात विकृति दिखाई पड़ती या फोड़ा हो जाना, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सारी चीज़ों का ही जिक्र उन्होंने कर दिया है कि जो बच्चों को परेशानियां हो जाती हैं, कि सांस लेने में परेशानी हो रही है, कभी फोड़ा फुंसी निकल आया, दूध नहीं पी पा रहे हैं, तो इससे किस तरह से ये भी संक्रमण की वजह से ही सब चीज़ें हैं? नंदकिशोर जी, ये सब कुछ संक्रमण की वजह से हो सकता है,
और आपने जो मुझे कहना था आपने काफ़ी बात पहले कह दी है। तो इसमें से जो आपने बताया अधिकतर संक्रमण की ही निशानियां हैं। अगर इस तरह के लक्षण बच्चे में आते हैं तो संभावना है कि उसमें कोई संक्रमण होगा। और इनमें से कुछ बड़े खतरनाक लक्षण हैं, जैसे कि सांस फूलना, पसली धंसना, है ना, या उसको झटके आना, या दूध वगैरह खाना वगैरह ना ले पाना। तो ये कुछ गंभीर लक्षण होते हैं और जिससे लगता है कि बच्चे को कोई संक्रमण हुआ होगा। और ऐसी स्थिति में जल्दी से जल्दी बच्चे को किसी डॉक्टर के पास ले आना चाहिए, या तो जिला लेवल के चिकित्सालयों में जो है इसकी सुविधा रहती है, या आसपास के स्वास्थ्य केंद्र में। और अगर वो भी संभव ना हो तो अच्छा होगा कि एएनएम जो कि हर गांव के आसपास रहती हैं सब सेंटर में, उनसे एक बार चर्चा कर लें, ताकि अगर उनके द्वारा उपचार संभव है तो वो कर देंगी या उनको उचित सलाह दे देंगी। जी जी, सभी स्तरों पे आप कोशिश कर सकते हैं बच्चे को संक्रमण से बचाने की। डॉक्टर साहब राजेंद्र जी हमारे बीच में हैं। राजेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब जो है सामान्य जो है रूप से जो संक्रमण के लक्षण क्या क्या होते हैं सर? संक्रमण के लक्षण देखिए बड़े बुजुर्गों में तो बहुत से हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बात को कह सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि हमें यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, भूख नहीं लग रही है। बच्चों में ख़ास तौर पे बहुत मुश्किल काम होता है ये, क्योंकि बच्चे बोल नहीं सकते हैं और इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हम पहचानें उन लक्षणों को। तो 3-4 जो खास लक्षण हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि शायद बच्चे को संक्रमण हुआ होगा, उनमें से एक तो बच्चे को बुखार होना, यानी कि शरीर का तापमान अधिक होना या तापमान कम होना। अगर बच्चे का शरीर ठंडा लग रहा है वो भी संक्रमण की एक निशानी हो सकती है। इसी प्रकार से तेज सांस आना, जल्दी जल्दी सांस चल रही है, या पसली धंसना, जब बच्चा सांस ले रहा है तो उसकी पसली अंदर की तरफ जा रही है, चेस्ट अंदर हो रहा है, तो ये भी एक संक्रमण की बीमारी है, लक्षण है। इसी प्रकार से अगर बच्चे ने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया है, अगर 6 महीने से कम का है तो माँ का दूध लेना बिल्कुल बंद कर दिया है, या उसको दस्त लग रहे हैं, इस तरह की समस्याएं हैं, तो इसका मतलब बच्चे को संक्रमण हो सकता है। जी, इन सब अगर इस तरह के लक्षण बच्चे के अंदर दिखाई दे रहे हैं तो माँ बाप को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए कि हो सकता है संक्रमण की वजह से, संक्रमण ही होगा जिसकी वजह से बच्चा खा पी नहीं पा रहा है, कमजोरी आ रही है उसके अंदर। आकृति जी हमारे बीच में। आकृति जी, आप डॉक्टर साहब किन किन सावधानियों से अपनाकर बच्चों को क्या संक्रमण रोग से बचा सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम सावधानी रखें तो बहुत से रोगों से बचा सकते हैं, और बहुत सी जो बच्चों की मृत्युएं होती हैं उनसे भी हम बच्चों को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तो अभी टीकाकरण का मैंने नाम लिया था। तो जो 10-12 सबसे बड़ी खतरनाक बीमारियां बच्चों में होती हैं या होती थीं, उनके लिए टीके उपलब्ध हैं। कुछ टीके जो पहले हमारे टीकाकरण सारणी में नहीं हुआ करते थे उनको भी सम्मिलित किया गया है। तो अगर हम सभी टीके बच्चे को समय से लगा लें तो अधिकतर बीमारियों से वो बचा रहेगा। तो सबसे पहले जैसे कि अधिकतर जो बच्चों की मृत्यु होती है, जो सबसे ज़्यादा जो ग्रसित होते हैं छोटे बच्चे, वो है डायरिया और न्यूमोनिया। 1 साल तक हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कोई भी बच्चा जो है 1 साल तक पूरा होने तक में कम से कम 2 या 3 बार डायरिया से ग्रसित होता है, और इसी प्रकार कम से कम 1 बार उसको निमोनिया होता है। तो अब जो है हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में डायरिया और निमोनिया के भी टीके उपलब्ध हैं। अगर ये टीके लगे रहे होंगे तो खतरनाक डायरिया बच्चों को नहीं होगा, निमोनिया नहीं होगा। इसके अलावा और जो टीके लग रहे हैं पहले से, जापानी इंसेफ्लाइटिस और खसरा, रूबेला, है ना, और इस तरह की बहुत सी बीमारियां हैं, उनके लिए टीके ऑलरेडी लग रहे हैं। तो एक तो टीकाकरण कर लिया जाए, माँ का भी टीकाकरण कराया जाए समय से। जो 2 टीके टीटी के लगते थे अब उसकी जगह टीडी के लगते हैं, तो उससे भी बच्चे का बचाव होता है टिटनस से और डिप्थीरिया से। दूसरा जो है, कुछ रोग ऐसे हैं जो जन्म के तुरंत बाद हो सकते हैं या माँ से बच्चे को हो सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जन्म के 24 घंटे के अंदर जहाँ तक हो सके 3 टीके बच्चे को लग जाना चाहिए। तो इसमें से एक हेपेटाइटिस बी है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 24 घंटे के अंदर ये लग जाए हेपेटाइटिस बी का टीका, तो केवल बच्चे को ही नहीं बल्कि जो बड़े लोगों में अक्सर लीवर सिरोसिस होती है या लीवर कैंसर होता है उससे बचाव हो सकता है। और अगर ये नहीं दिया गया है तो इसकी संभावना बनी रहेगी। तो हेपेटाइटिस बी और इसी तरह से ओरल पोलियो की 2 बूंद और ट्यूबरकुलोसिस की BCG वैक्सीन, ये 3 चीज़ें जो है हमें प्रयास करना है कि हर बच्चे को समय से दे दें, पैदा होने के 24 घंटे के अंदर ही दे दें, अस्पताल से घर जाने से पहले ही। और इसके अलावा साफ़ सफाई का ध्यान रखें। हर बार जो है बच्चे को खाना खिलाने से पहले साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोया जाए। जब बच्चा खुद अपने आप खाने लगता है तो उसको इसकी आदत डाली जाए, और खाना जो भी दें साफ़ सुथरा दें। इन चीज़ों से का ध्यान रख के हम
बच्चे को अपना सुरक्षित रख सकते हैं। सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी प्रश्न, क्योंकि हमारे दर्शक भी बैठे हुए हैं, इनके भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उनको हम आज का विषय बता दें। हमारा आज का विषय है बच्चों में संक्रमण, लक्षण, कारण और बचाव। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर वेद प्रकाश जी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे हम संक्रमण की बात कर रहे हैं, अक्सर देखने में आता है बच्चों को पेट संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, डायरिया हो जाता है, गैस बनने लगती है, तो इसकी क्या वजह होती है? क्या बॉटल का दूध देना बच्चों के लिए सुरक्षित है कि नहीं? बॉटल का दूध देना तो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और इसकी आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए जी। और डायरिया का एक सबसे बड़ा कारण यही है कि बॉटल से दूध देना। और सबसे बचाव का एक बहुत बढ़िया तरीका यह है कि 6 महीने तक केवल स्तनपान करें। अगर 6 माह तक बच्चे को हम कोई और चीज़ ना दें, ऊपर से हम पानी भी ना दें, दूध भी ना दें, तो बहुत से जो बीमारियों से ऑलरेडी बचा रहेगा। और 6 महीने तक रिकमेंडेशन भी यही केवल स्तनपान कराया जाए। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा टीकाकरण की बात हुई। और तीसरा, जब हम 6 महीने के बाद उसको ऊपर से कुछ खाना पीना देना प्रारंभ करते हैं तो साफ़ सफाई का ध्यान रखें। ये सबसे ज़रूरी है कि साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाए। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से जयदेवी मिश्रा जी फ़ोन कर रही हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जयदेवी जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। प्रश्न पूछिए। हाँ, जयदेवी मिश्रा बोल रहे हैं बाराबंकी से। हमारा प्रश्न ये है कि जाड़े के मौसम में बच्चे को संक्रमण होने की संभावना है क्या? जी, क्योंकि जाड़े का मौसम आरंभ हो गया है, तो इसमें किस तरह से बचाव किया जाए संक्रमण से? संक्रमण की संभावना तो लगभग हर सीजन में रहती है और जाड़े में भी रहती है। तो जाड़े से बचाव के लिए उचित जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना चाहिए अवश्य। और बाकी जो भी संक्रमण से बचने के लिए प्रिकॉशंस हम लेते हैं, सावधानियां बरतते हैं, वो सभी प्रिकॉशंस ज़रूरी हैं। और जैसा हमने बताया कि अगर हम सारे टीके लगवाते रहें तो बच्चा वैसे ही काफ़ी सुरक्षित रहेगा। जी। आरती जी, आप हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, शिशु की टीकाकरण की आयु क्या है? कब शुरू किया जा सकता है टीकाकरण, उसका उचित आयु उसकी? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। और बच्चे का टीकाकरण प्रारंभ करने का उचित समय है जन्म के तुरंत बाद। जैसा अभी बात हो रही थी कि जन्म के बाद जल्दी से जल्दी 3 टीके उसको दे देने हैं। हेपेटाइटिस बी का पहला टीका लगा देना है, बर्थ डोज जिसको बोलते हैं, पोलियो के 1 ड्रॉप दे देना है, और बीसीजी। वैसे तो बीसीजी का टीका अगर तुरंत नहीं लग पाया है तो 1 साल तक कभी भी लग सकता है, लेकिन उचित होगा कि जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर लगा दें। तो ये है उचित समय। जी। मुकेश जी, आप हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगे? जी डॉक्टर साहब नमस्ते। डॉक्टर साहब, हमारा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस क्या है और अपने बच्चे को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? हेपेटाइटिस बी एक वायरल बीमारी है, वायरस से होने वाली संक्रामक बीमारी है, जिससे लीवर का इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है और लीवर की बीमारियां होती हैं। तो जो ऊपर जो लक्षण दिखाई पड़ते हैं उसमें मेनली जॉन्डिस या पीलिया जिसको हम बोलते हैं, शरीर पीला होना, पेशाब पीला होना, उसके अलावा बहुत से लक्षण उसमें दिखाई पड़ेंगे, जैसे भूख न लगना, उल्टी आना और अन्य भी बहुत से लक्षण हो सकते हैं। और अगर लंबे समय तक हेपेटाइटिस की बीमारी रहती है तो लीवर सिरोसिस या बाद में कैंसर का भी कारण बन सकता है। और इससे बचाव का सबसे बढ़िया उपाय है, एक तो यही कि बच्चे को जन्म के तुरंत बाद से बचाने के लिए जन्म के बाद ही हम 24 घंटे के अंदर पहली डोज दे दें, और इसके बाद 3 खुराक उसको और देनी होती है, 1.5 महीने, 2.5 महीने और 3.5 महीने पे, या हम कहें तो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह पे। और इसके लिए हेपेटाइटिस बी की अलग से कोई खुराक नहीं देनी होती है। हमारे टीकाकरण की सारणी में एक पेंटावेलेंट वैक्सीन दी जाती है जो बच्चे को 5 रोगों से बचाती है और उनमें से एक ये हेपेटाइटिस बी है। जी। तो ये, और इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखें ताकि संक्रमण न होने पाए। रजनी जी हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब, यदि किसी बच्चे को बुखार आ रहा है और इसी समय उसके टीकाकरण का भी है, तो बुखार की स्थिति में क्या उसे टीका लगवाना उचित है? बिल्कुल, अगर हल्का फुल्का बुखार आ रहा है या कोई भी दूसरी बीमारी है, सपोज किसी को डायरिया भी हो रहा है, दस्त लग रहे हैं, या बच्चा कमज़ोर है, मालनरिश्ड है, तो ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि अक्सर लोग फिर टीके नहीं लगवाते हैं इन कारणों से, और फिर क्या होता है कि उसको और बीमारियां होती रहती हैं टीका न लगने की वजह से। तो इन परिस्थितियों में भी टीके अवश्य लगवाएं। केवल अगर बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है,
तो थोड़ा सा हम उसको डिले कर सकते हैं या डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि टीका अभी लगवाना है या बाद में लगवाना है। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। अपना नाम बताएं। शवा परवीन। शाह परवीन जी, अच्छा आप कहाँ से बोल रही हैं? हम लखीमपुर खीरी से बोल रहे हैं। जी जी जी, प्रश्न पूछिए अपना। बच्चे को बुखार रोज आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यही उसका कुछ बुखार हो जाता है ये बता रही हैं बच्ची को। हाँ शाह परवीन जी, यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बचाव के लिए कि जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, उससे बचाव कैसे करें और क्या लक्षण होंगे। बुखार है अगर ऑलरेडी बच्चे को, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ बैठ के उस पर कुछ कमेंट करना नहीं ठीक होगा। उचित होगा कि आप आसपास अपने किसी डॉक्टर को दिखा लें। आपके नज़दीक कोई अस्पताल होगा या स्वास्थ्य केंद्र होगा, ताकि डॉक्टर उसको देख के समझ सके कि किस कारण से बुखार आ रहा है। जी, बुखार का कारण जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए चिकित्सक का परामर्श जरूर लें। और हमारे साथ संदीप कुमार जी अवस्थी जी हैं, आप कुछ पूछेंगे? जी मैम। डॉक्टर साहब, बच्चों में खसरा एक आम बीमारी है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक भी हो जाती है। इस कथन में कितनी सच्चाई है? इस कथन में मैं कहता हूं कि सच्चाई नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि खसरा आम बीमारी नहीं है। पहले हुआ करती थी कभी, तो खसरा का चूँकि बहुत दिन से टीकाकरण चल रहा है, तो अब ये काफ़ी अनकॉमन हो गई है, पहली बात तो। और अगर आज भी किसी बच्चे को खसरा हो जाता है तो हमारे समाज और हमारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए दुख की बात है ये। तो पहली बात तो प्रयास करना है खसरा किसी को हो ही नहीं। और दूसरा, अगर हो गया है तो अपने आप ठीक होने के चांसेस नहीं है, उससे खतरा बना रहता है। होता यह है कि खसरा होने के बाद ठीक भी अगर हो गया है तो उसके बाद शरीर में काफ़ी तरह की कमजोरियां आ जाती हैं। और प्रायः क्या होता है कि खसरे के बाद, खसरा ठीक हो जाने के बाद में बच्चे को तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि निमोनिया या इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां, और उससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो खसरा अगर हो गया है, उसके लक्षण आ गए हैं, तो ज़रा सा भी उसमें असावधानी न बरतें, उसको हल्के से न लें, बल्कि तुरंत उसका इलाज कराएं और आगे ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाता है, तो इससे किस तरह से बचा जाए? कौन से इसके लक्षण हैं जिसको देख के सतर्क हो जाना चाहिए? अभी तो मैंने इसमें इंसेफ्लाइटिस की बात करी थी। इंसेफ्लाइटिस के भी कई कारण होते हैं, जिसमें से एक जापानी इंसेफ्लाइटिस है। जी। तो इंसेफ्लाइटिस में बुखार के साथ में अगर बड़ा बच्चा है तो सर दर्द भी बता सकता है, या फिर उसका जो है वो बेहोशी की हालत में जा सकता है, उसको झटके वगैरह आ सकते हैं, और काफ़ी तेज़ी से अनकॉन्शियसनेस या कोमा वाली स्थिति आती है। जी। तो जिससे कि हम समझ सकते हैं कि ये जापानी इंसेफ्लाइटिस हो सकती है। जी। शुरुआत में बच्चे का सेंसोरियम बदलता है, यानी कि थोड़ा सा अजीब सी बातें कर सकता है या अजीब सा बिहेव कर सकता है बुखार के साथ में, जिससे हमें मालूम पड़ सकता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। जी 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 जी। निधि जी हमारे बीच हैं। निधि जी, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब, समूह प्रतिरक्षा क्या है और ये कैसे काम करता है? समूह प्रतिरक्षण, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। समूह प्रतिरक्षण ऐसा होता है कि जैसा हमारा प्रयास है, हम बार बार आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि बच्चों को सभी टीके लगवाएं, और कई बार हम लोग कैंपेन भी करते हैं, अभियान चला के। जैसे अभी पिछले साल MR कैंपेन चला था, आप सब लोगों ने देखा होगा। तो हमारा प्रयास तो रहता है 100% बच्चों को इम्यूनाइज करने का। लेकिन किसी भी समाज में अगर 100% नहीं भी, अगर बड़ी संख्या में बच्चों को कोई वैक्सीन दे दी जाए, 90%, 95%, तो क्या होता है कि पूरे जो बच्चे प्रतिरक्षित नहीं है, जिनको टीका नहीं दिया गया है, वो भी सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि जो वायरस के या बैक्टीरिया के फैलने का जो क्रम है, जो सीरीज है, वो टूट गई है। तो जब वो रोग फैलेगा ही नहीं, तो अगर किसी गलती से एक बच्चे को टीका नहीं भी लगा है, तो वो भी सुरक्षित रहता है। इसी को हम कहते हैं हार्ड इम्यूनिटी या समूह प्रतिरक्षण। जी डॉक्टर साहब, मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, और मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब कहते हैं संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है, तो टीके कब कब लगाए जाते हैं और किन किन बीमारियों से ये बच्चों को बचा सकते हैं? जी, अभी हम लोग चूँकि संक्रामक रोगों की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बच्चों को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय जो है वो टीकाकरण है। तो जैसा कि अभी बात हुई कि जन्म के तुरंत बाद अगर हम ये टीके लगा देते हैं 3, तो हेपेटाइटिस बी और पोलियो और टीबी से सुरक्षा हो जाती है। इसके अलावा अन्य कई सारे टीके हैं। जी डॉक्टर साहब, एक कुशीनगर से हम फ़ोन ले लेते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। हेलो हेलो
हाँ जी, स्वागत है मिशन हेल्प में। आप अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम मनीष कुमार है। जी, प्रश्न पूछिए। हेलो जी, प्रश्न ये है कि मैं एक 4 साल की बच्ची है। कितनी? हेलो। जी, कितनी बड़ी बच्ची है? 4 साल की। 4 साल की। उसको बार बार बुखार हो जाता है, कितना हम दवा कराते हैं जल्दी ठीक नहीं होता है। जी। अब देखिए, बचाव वाली स्थिति से तो आगे की बात हो गई है। 4 साल की बच्ची है, उसको बार बार बुखार हो रहा है तो ज़रूर कोई गंभीर समस्या हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, उसके बारे में मैं यहाँ बैठ के नहीं कह सकता हूँ कुछ भी। तो उचित होगा कि उसकी डॉक्टर की सलाह ले लें, पीडियाट्रिशियन की, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की, ताकि वो सारी जो आवश्यक जांचें हैं करके और उसका समुचित रूप से इलाज कर सकें। इलाज करें, बहुत ज़रूरी है जांच कराना। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप टीकाकरण के बारे में बता रहे थे, हाँ। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। तो जन्म के बाद में जो है, उसके बाद बच्चे को 1.5 महीना, 2.5 महीना और 3.5 महीने, ये 3 बार करीब 1-1 महीने के अंतर पे ले जाना होता है। तो एक पैकेज है, कई सारे रोगों से बचाव के लिए उसको टीके लगा दिए जाते हैं। जैसे कि OPV की एक ड्रॉप दी जाती है पोलियो के बचाव के लिए, रोटा वायरस की खुराकें भी दी जाती हैं जो डायरिया से बचाती हैं 3 बार। इसके अलावा जो है पेंटावेलेंट वैक्सीन, जो बच्चे को डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, निमोनिया वायरस से बचाता है, और उसके साथ में हेपेटाइटिस बी से बचाता है। और इसके साथ में कुछ जिलों में भी हमारी न्यूमोकोकल वैक्सीन भी चालू की गई है, तो उससे निमोनिया से बचाव होता है, और जल्दी ही हम लोग सभी जिलों में इसको लागू कर देंगे। और इसके बाद में 9 से 12 महीने के बीच में बच्चे को फिर से टीकाकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें हम एक तो MR की वैक्सीन लगाते हैं। MR में मीजल्स और रुबेला या जर्मन मीजल्स, दोनों रोगों से बचने की क्षमता है इसमें। और जिन जिलों में JE का प्रभाव है, गोरखपुर साइड में इधर के जो प्रभावित जिले हैं, वहाँ पे JE का टीका भी दिया जाता है। तो इस तरह से बच्चे की JE से रक्षा होती है। और इसके बाद कुछ बूस्टर डोज भी होती हैं, जो बच्चे को 16 से 24 महीने के बीच में लगाई जाती हैं। तो उस दौरान फिर से ले जाते हैं, तो बूस्टर डोज दी जाती हैं, ताकि इन जो वैक्सीन दी गई हैं इनकी क्षमता बनी रहे। ठीक है। इसी प्रकार से विटामिन A एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बच्चों की जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षण क्षमता है, उसको बढ़ाती है और रोगों से बचाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि टीकाकरण करा के हम अपने बच्चों को कई तरह के संक्रामक रोगों से बचा सकते हैं। तो मिशन हेल्थ में अब वक्त हो गया है चलते चलते का। चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न है, शिशु का टीकाकरण किस आयु में शुरू किया जा सकता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupplko@gmail.com। तो आपके उत्तरों का रहेगा हमें इंतज़ार। और डॉक्टर साहब, आप आए और बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या क्या लक्षण हैं, किस तरह का उपाय करके हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहेंगे हम आप सबका भी कि आप भी हमारे कार्यक्रम में आए, और आप उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा, और उन दर्शकों का भी जिन्होंने हमें फ़ोन किया। नमस्कार।